हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ विष्णु नमन। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अपने बारे में इंट्रोडक्शन में दूं तो मैं अभी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ वर्किंग हूं और मैं आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं सो दैट यू कैन enrich yourself, you can attain some more knowledge for your subject purpose या specifically for एग्जाम पर्पसेस एज वेल। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में आर्टिकल 15 पढ़ा और आज हम अब आर्टिकल 16 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक्चुअली हमने इतना लिख के इसलिए रखा है क्योंकि टाइम बहुत होता है कंज्यूम, जिससे क्या हो जाता है वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है, फिर भी लंबी हो जाएगी। सॉरी फॉर दैट, बट यू विल हैव टू बी हैव पेशेंस फॉर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, अब हमारा आर्टिकल 15 और 16 में क्या डिफरेंस है? दोनों ही हमारी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की बातें कर रही हैं, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन 15 एंड 16। क्या डिफरेंस है? दैट आर्टिकल 15 इज टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन फॉर द एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट आर्टिकल 16 इज टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट ना, रिजर्वेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट, या हम कह सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जैसा 16 में हमने नियोजन के लिए जो है नौकरियों में रिजर्वेशन दिया, 16 में, और 15 में हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए एडमिशन के लिए रिजर्वेशन दिया। ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम लोग चूंकि बेयर प्रोविजन नहीं पढ़ेंगे, बेयर प्रोविजन इसलिए नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दिस विल कंज्यूम मोर टाइम। आप लोग पढ़िएगा। अब अभी हम आपको एक मार्जिनल नोट केवल पढ़ देते हैं 16 का। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में हम क्या करेंगे, मतलब स्टेट क्या करेगी, इट विल ट्राई टू क्रिएट अ सिचुएशन विच देयर विल बी इक्वल एनवायरमेंट, इक्वल सिचुएशन फॉर ऑल द पर्सन व्हाटसोएवर मे बी द हिज सिचुएशन। मान लीजिए जो हमने 15 में पढ़ा था ना, 5 ग्राउंड होंगे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन सभी ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। 15 में है, 16 में कुछ और है, अभी दिखाते हैं आपको, बताते हैं। अभी हम लोग 16 को पढ़ते हैं। 16 का क्लॉज 1 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सिटीजन्स इन रिलेशन टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोक नियोजन में अपॉर्चुनिटी मतलब अवसरों की समानता होगी। स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सिटीजन्स, ये बात क्लियर है। 2 क्या कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, ये देखिए 5 ग्राउंड हमने पढ़ा था 15 में, बट देयर आर 7 ग्राउंड्स अंडर आर्टिकल 16 सब क्लास 2। वो क्या क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये हम 5 पढ़ा था हमने। डिसेंट और रेजिडेंस क्या होता है? डिसेंट मतलब द ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर, एक्चुअल ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में कि वो है तो वो अमेरिकी नागरिक, बट वो भारतीय मूल की है ना। ऐसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो इसके पहले थे, उनके बारे में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन बट एक्चुअली ही इज सिटीजन ऑफ ब्रिटिश कंट्री ना। तो ये चीज है, इसको कहते हैं डिसेंट। तो इस ग्राउंड पे भी क्या करेगा? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सिटीजन्स। तीसरी चीज क्या है? द रेजिडेंस। द रेजिडेंस विल नॉट आल्सो बी अ ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब स्टेट रेजिडेंस के बेस पे भी आपके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका हमारा 16। ठीक है, 16 का 2। उसके बाद हमारा 16(3) पे आते हैं हम लोग। 16 का 3 क्या कह रहा है कि ये एक्चुअली इस क्लॉज का वो है, एक्सेप्शन है, जो आर्टिकल 16(2) में है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किस ग्राउंड पे, किसी भी ग्राउंड पे, ये जो इसमें मेंशन्ड है। बट इसमें क्या कहता है? क्रिएट्स एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15, अरे 16 है ये, 15 नहीं है, आर्टिकल 16 सब क्लास 2। ठीक है, क्रिएट्स एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 सब क्लास 2। 16 का सब क्लास 2 क्या कह रहा है कि हम रेजिडेंस के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देंगे। बट इसमें क्लॉज 3 में क्या कह रहा है? 16 क्लॉज 3 में क्या कह रहा है कि सपोज देयर इज अ टेरिटरी इन इंडिया, द पीपल ऑफ दैट टेरिटरी आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट जॉब। मान लीजिए जैसे हमारे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज इतने पिछड़े हैं जहाँ के लोग इतने एडवांस नहीं हैं, सोशली एंड एजुकेशनली इतने बैकवर्ड हैं
कि हम जनरली एक जनरलाइज कर सकते हैं कि यस, इन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया ऑल द पीपल आर नॉट रिप्रेजेंटेड एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ना तो वो रिप्रेजेंटेड हैं और वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड भी हैं। तो ये कह रहा है 16 क्लॉज 3 कि यस, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस ओनली स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट या स्टेट कैन मेक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आपके लिए रिजर्वेशन बना सकती है स्टेट अंडर 16 क्लॉज 3 की उस रेजिडेंस के आधार पर आपको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसके बाद हमारा 16 क्लॉज 4 क्या है? रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लास नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड। जैसा कि हमने 16.3 में पढ़ा कि ये इस स्पेसिफिक एक एरिया के बारे में बात कर रहा है जहां पे सपोज करिए ये इंडिया है और इतने लोग, मतलब ये हो गया हमारा 30% रेजिडेंट जो है बहुत बैकवर्ड है, तो उनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन बना सकती है स्टेट। यही कह रहा है 16.3। बट 16.4 क्या कह रहा है कि रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लास नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, मतलब जो बैकवर्ड क्लास एडिक्वेटली जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट सर्विसेज में, ऐसे बैकवर्ड क्लास को स्टेट कैन गिव सम रिजर्वेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ देमसेल्फ, या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना के उनको रिजर्वेशन दे सकती है। जैसे कि हम लोग जान ही रहे हैं हमारे यहाँ रिजर्वेशन है। तो ये जो बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है, इस बैकवर्ड क्लास में हम ये भी देख रहे हैं कि SCs एंड STs आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं केसेस पे, क्योंकि एक्चुअल केसेस से ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी। ठीक है, और पहला केस हमारा है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, दैट वाज चैलेंज इन 1963। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसी बेसिकली हम कह सकते हैं कि 16.4 को ही इंटरप्रेट किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि कौन कौन लोग बैकवर्ड मानेंगे हम? तो कहा कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ऐसे लोग जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, और दूसरी चीज जिनका एजुकेशन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, ऐसे लोगों को हम बैकवर्ड मान के उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं 16.4 में। इतनी बात एकदम क्लियर है। फिर उसके बाद हमारा अगला केस है देवदासन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1964, जैसा आप लोग देख ही पा रहे होंगे, इसमें लिख के रखा है देवदासन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1964। इस केस में क्या हुआ कि कैरी फॉरवर्ड रूल को क्या कह दिया गया कि इट इज इनवैलिड बिकॉज इफ इट एक्सीड्स द 50% सीलिंग। 50% सीलिंग क्या है? तो 50% सीलिंग हम जैसा कि हमने देखा कि इंदिरा साहनी केस में क्या कहा गया था कि इट इज अ वैलिड ग्राउंड टू कंसीडर द रिजर्वेशन ना। 50% सीलिंग को वैलिड माना गया था, इसमें कह सकते हैं कि इसमें इवॉल्व हुआ था। इस केस 50% सीलिंग है क्या? सपोज करिए कि सबसे पहले इससे पहले 50% से पहले हमको ये जानना है कि कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है। तो टू अंडरस्टैंड कैरी फॉरवर्ड रूल वी कैन से दैट सपोज देयर इज अ वैकेंसी दैट इज 100 वैकेंसी फॉर एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब इन एनी स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट, बट 27% ऑफ द रिजर्वेशन इज सीट्स इज रिजर्व फॉर द बैकवर्ड कैटेगरी। 27% सीटें हमने रिजर्व कर दी बैकवर्ड कैटेगरी के लिए। अब उन 27% सीटों में मतलब 100 में 27, तो 27 सीटों में केवल 20 कैंडिडेट ही अप्रोप्रिएट मिले उस वैकेंसी के लिए, तो उन 20 कैंडिडेट्स को हमने चुन लिया, बट 7 सीटें खाली रह गई। तो इन 7 सीटों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अगली वैकेंसी के लिए। जब सपोज करिए कि फिर 100 वैकेंसी आएगी, तो अब 100 वैकेंसी में 27 सीटें नहीं रहेंगी बैकवर्ड के लिए, अब 27 तो पहले वाली रहेंगी ही रहेंगी, जो 7 पहले वाली वैकेंसी से बच गई थी वो ऐड हो जाएगा, फिर 27-7 मामला बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद फिर सपोज करिए अगली वैकेंसी में फिर खाली रह गया, तो ऐसे ऐसे ये बढ़ता रहेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन 1961 एक वैकेंसी आई, और उस वैकेंसी में क्या प्रॉब्लम थी कि देयर वाज 45 सीट्स अंडर विच ओनली 16 सीट्स वेयर रिमेनिंग फॉर द जनरल कैटेगरी, और जो 16 के बाद हमारा 29 सीट्स जो थी, 29 सीटें रिजर्व थी स्पेसिफिक क्लास के लिए बैकवर्ड कैटेगरी में। तो आप समझ सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का क्या स्थिति होगा। तो दैट्स व्हाई इट वाज हेल्ड इन दिस केस कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है
आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ इट इज एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ 50%, मतलब 50%, मान लीजिए दूसरी साल जब आपने रिजर्वेशन दिया तो वो 50% से अगर ज्यादा हो रहा तो वो कैरी फॉरवर्ड रूल इनवैलिड हो जाएगा। ये हमारा केस देवदासन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है। इसके बाद हमारा तीसरा केस है इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और सॉरी, अभी हमने ये एस विनोद कुमार केस लिख दिया है, इसमें हमें लिखना है क्या, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इंदिरा वर्सेस, ठीक है। इस केस में ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। मंडल कमीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि मंडल कमीशन केस इसके पहले, जस्ट पहले इंप्लीमेंट हुआ था, और उस मंडल कमीशन केस को इसमें क्या कहा गया कि यस इट इज वैलिड केस। अब इसमें मंडल कमीशन के बारे में हम सबसे पहले बताएं तो मंडल कमीशन, बीपी मंडल एक आयोग के अध्यक्ष थे जो 1979 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और जिसने अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट की, और उसने कहा कि देयर आर 3,743 जातियां हैं बैकवर्ड क्लास में, ठीक है। या ओबीसी हम लिख सकते हैं सीधे इसको। कितनी सीटें हैं, 3,007, कितनी जातियां हैं, 3,743। इन 3,743 जातियों के लिए 27% सीटों का रिजर्वेशन रिकमेंड किया इस बीपी मंडल आयोग ने, ठीक है। इतनी मामला आपको समझ में आ गया। और 1990 में वीपी सिंह का जब गवर्नमेंट आया तो उन्होंने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और अब ये हमारा फाइनल हो गया कि हमको 27 बैकवर्ड कैटेगरी को 27% रिजर्वेशन मिलने लग गया। अब इसके इम्प्लीकेशन को चैलेंज किया गया। सॉरी, इंदिरा साहनी का केस, ये नाम हमने ये लिखना भूल गए ना, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसको चैलेंज किया गया जब इंदिरा साहनी के केस में, तो इसको 6:3 जजमेंट, मेजोरिटी जजमेंट से क्या क्या डिसाइड किया। 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जो आप लोग लिख सकते हैं। पहला पॉइंट 27% रिजर्वेशन वैलिड किसके लिए, फॉर ओबीसी कह सकते हैं या एसईबीसी कह सकते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कही, रिजर्वेशन इन प्रमोशन नॉट वैलिड। मतलब आप रिजर्वेशन तो दे सकते हैं बट ओनली फॉर अपॉइंटमेंट, नॉट फॉर प्रमोशन, ठीक है। ये चीज एकदम आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और तीसरी चीज कि यू कैन नॉट एक्सीड द 50% सीलिंग। फिर उसके बाद अब आता है हमारा पार्लियामेंट इन पिक्चर, मतलब अब पार्लियामेंट ने सोचा कि अब हम कैसे इस जजमेंट को नलीफाई कर दें, कैसे इसका जो इम्पैक्ट है इसको खत्म कर दें। तो इसके लिए हमारा अमेंडमेंट आता है पार्लियामेंट का 77th अमेंडमेंट, जिसमें क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4) ए जोड़ा गया, जो क्या कहा कि यस रिजर्वेशन इज, आप लोग आर्टिकल 16(4) ए आप पढ़िए बेयर एक्ट में, तो क्या कहता है कि उसका सार या हम कंक्लूजन क्या कर सकते हैं कि यस 16(4) में ए में हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकते हैं। प्रमोशन में हमने रिजर्वेशन दे दिया। और एक और चीज कही कि अच्छा, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं, क्योंकि लिखना पड़ेगा ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम कहाँ से रब करें, ये ऊपर वाली बातें रब करते हैं, केसेस को रहने देते हैं।
इन केसेस का एक बार हम नंबरिंग लिख देते हैं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा पहला केस था, फिर उसके बाद दूसरा केस, अब उसके बाद तीसरा केस। अब इन 3 केसेस के बाद हमारा 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। इस 77वें संविधान संशोधन में हमने क्या जोड़ा? आर्टिकल 16 क्लास 4 का ए जोड़ा। ठीक है, मार्कर सूख गया है। 16 का क्लास 4 का ए हमने जोड़ा और इसमें क्या कहा कि यस, रिजर्वेशन इन प्रमोशन वैलिड। इन ठीक है, अभी हम देख ही रहे हैं कि इंदिरा साहनी का जो नीचे जजमेंट है, जस्ट इसमें क्या कहा गया था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट वैलिड, और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, 77th अमेंडमेंट में कह दिया कि नहीं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज वैलिड। ठीक है, ये हमारा ये 1995 में आया था ना, इसको लिख देते हैं कहाँ, हाँ, मतलब इसके इंदिरा साहनी के 3 साल बाद, इंदिरा साहनी 92 का जजमेंट है और 3 साल बाद 95 में इसको पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया जो 77th अमेंडमेंट है। 77th अमेंडमेंट से हमने 16(4)A जोड़ा। 16(4)A जोड़ने के बाद हमने कहा यस, वी कैन गिव प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। ठीक है, इसके बाद एक अगला केस आता है अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो 1996 का केस है। चौथा केस यहीं लिख दे, नीचे यहां लिख देते हैं, इसको एक हम बॉक्स टाइप बना देते हैं। ये हो गया, क्या है, अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 का केस है। जो इसमें प्रोविजन जोड़ा गया था ना कि यस, वी कैन गिव, 16(4) में कहा था कि वी कैन गिव रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। ये क्या है ना, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या है? तो इसका जैसे हम इसका लिटरल मीनिंग समझेंगे तो सीनियरिटी दैट हैज बीन क्रिएटेड एज ए कॉन्सिक्वेंस, एज ए मैटर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, किसी मामले की वजह से, किसी परिणाम की वजह से जो सीनियरिटी पैदा हो जाती है। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ये होती है कि सपोज देयर आर 2 पर्सन, मान लीजिए ये है हमारे ए और ये है बी। ए की नौकरी लगती है 2020 में और बी की लगती है 2021 में। ठीक है, अभी तो सीनियर कौन हो गए? ए। लेकिन प्रमोशन में क्योंकि बी बैकवर्ड क्लास से थे, बी को प्रमोशन मिल गया और इनकी फिर प्रमोशन हो गया इनका 2023 में और इनका प्रमोशन हुआ 2024 में। अब चूंकि 2023 में बी ने उस पद को पहले एक्वायर किया, इसलिए अब सीनियर कौन होगा? बी। मतलब ये सीनियरिटी, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट क्या करता है? सीनियरिटी पहले, अब सीनियर कौन था? पहले ए था ना, लेकिन प्रमोशन के बाद बी सीनियर हो गया। तो अब ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या कहती है कि यस, जो सीनियरिटी का दूसरा व्यक्ति जो सीनियर हो जाएगा प्रमोशन के द्वारा, तो उसी को हम सीनियर मानेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये होती है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। बट जो अजीत सिंह का केस हमने बताया, इसमें क्या कहा? कैचअप रूल was introduced। ठीक है, तो ये जब जैसा हमने देखा कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मतलब ए व्यक्ति जो
जनरल कैटेगरी का था, बी जो बैकवर्ड कैटेगरी का था। जनरल वाला 2020 में नौकरी पाता है, बैकवर्ड वाला 2021 में पाता है, फिर 2023 में इसका जल्दी प्रमोशन हो जाता है, इसका बाद में होता है जनरल वाले का। प्रॉब्लम क्या आई कि अब वो सीनियर हो गया, जो व्यक्ति बाद में नौकरी पाया था, मतलब जो 2021 में नौकरी पाया था, तो ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी हो गया। लेकिन कैचअप रूल क्या है, जो अजीत सिंह के केस में आया था, कैचअप रूल ये कहता है कि जो व्यक्ति जब तक ये, जैसे 2023 तक जब तक ये नौकरी कर रहा है, ये सीनियर पोस्ट पे है ना, जब ये सीनियर पोस्ट पे है तब तक तो क्या होगा, ये सीनियर है। लेकिन जैसे ही इसके इक्विवेलेंट वाली पोस्ट 2024 में ए को मिल गई, तो ए फिर से अपनी पुरानी वाली स्थिति को कैचअप कर लेगा। ए विल कैचअप इट्स द प्रीवियस सिचुएशन। ठीक है, तो अब ए फिर से सीनियर हो गया, इसी को क्या कहा जाता है, कैचअप रूल। ठीक है, अब हम आते हैं कैचअप रूल के बाद, ये हमारा एस विनोद कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1996, इसको हम रब कर देते हैं। तीन चार पांचवा केस, एस विनोद कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1996। ठीक है, एस विनोद कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इसमें क्या कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 16(4), जो 77th अमेंडमेंट से हमने दिया था, 16(4)A, कहा कि अब ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, बताते हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन नॉट वैलिड फॉर 335। आर्टिकल 335 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी वजह से कहा कि ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं वैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब सवाल आता है कि व्हाट इज द 335 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम इसका बेयर प्रोविजन पढ़ेंगे तो कंक्लूडिवली उसको पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि द प्रमोशन स्टेट कैन मेक प्रमोशन फॉर द upliftment of backward classes, but that promotion should not we can say disturb that particular requirement of that particular post। मतलब उस पोस्ट की उपयोगिता क्या है, उस पोस्ट की क्वालिटी जो है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए प्रमोशन से। सपोज करिए कि हमने प्रमोशन से ऐसे व्यक्ति को प्रमोट कर दिया जो नॉट इंटाइटल फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोस्ट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये 335 कहता है स्पेसिफिकली। ठीक है, और ये 335 का बचाव इस केस में किस में लिया, विनोद कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, और कहा कि जो हम 16(4) में रिजर्वेशन दे रहे हैं वो इनवैलिड है। अब हमारे पास 81 संविधान संशोधन, 82 संविधान संशोधन और 85 दैट इज 85th अमेंडमेंट आता है बाय द पार्लियामेंट। क्या क्या है, 81st अमेंडमेंट, फिर उसके बाद 82nd, ठीक है, 81st एंड 82nd अमेंडमेंट। तो 81st में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 2000 में ही आया था, दोनों ही 16(4)B जोड़ दिया गया, 16(4)B। और दूसरा 82nd अमेंडमेंट में क्या कहा कि जो 335 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसकी वजह से ये जजमेंट आया था, उसमें एक प्रोविजो जोड़ दिया। ठीक है, एडेड अ प्रोविजो इन 335 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
335 में एक प्रोविजो जोड़ दिया गया। पहले 81वें संविधान संशोधन में हम देखेंगे कि ये जो 16(4)B है ये क्या कहता है। तो 16(4)B क्या कहता है कि वाइल रिजर्विंग इन प्रमोशन 50% सीलिंग जो अभी कहा रहा था कि वैलिड नहीं है, अब कह रहा कि यस इट विल बी वैलिड। अब वो 50% सीलिंग नहीं लागू होगा ना। कौन सा केस? इंदिरासानी केस। इंदिरासानी में कहा ना कि हम जो 50% की सीलिंग है, नहीं देवदासन केस में कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल जो 50% सीलिंग है ये अब क्या होगी, ये अब ये नहीं लागू रहेगी। अब हम 50% से ज्यादा भी रिजर्वेशन दे सकते हैं फॉर मेकिंग प्रमोशंस। ठीक है, ये हमारा 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो जोड़ा गया था 2000 में। ठीक है, इसके बाद हमारा 82वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि फॉर गिविंग रिजर्वेशन टू SC एंड ST क्वालिफाइंग मार्क्स स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन कैन बी डिक्रीज्ड। जैसा कि ये प्रोविजो 335 में है, आप लोग 335 का प्रोविजो पढ़िएगा। तो 335 तो कह रहा है कि हम उसके स्टैंडर्ड को घटाएंगे नहीं। क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि उससे क्वालिटी ऑफ दैट पोस्ट जो है खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन 335 का प्रोविजो जस्ट उसका उल्टा हो गया। क्या कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, बट फॉर प्रमोशन ऑफ बैकवर्ड क्लास SC ST हम क्या कर सकते हैं, जो किसी भी एग्जामिनेशन का इवैल्यूएशन का स्टैंडर्ड है, या हम क्या कर सकते हैं जो स्पेसिफिक इवैल्यूएशन का स्टैंडर्ड है, या कह सकते हैं जो मार्क्स मिनिमम हमने डिसाइड किया था उसको हम कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। क्यों? फॉर गिविंग द रिजर्वेशन टू SCs एंड STs। ये हमारा 82वां संविधान संशोधन है। मतलब हमने फिर ये विनोद कुमार केस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का और रिजर्वेशन के मामले में आप जब भी देखेंगे तो पार्लियामेंट का और हमारे जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है। फिर 82nd अमेंडमेंट के बाद लास्ट आता है 85th अमेंडमेंट 2001, जिसमें हमारा जो 16(4)A है इसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को ऐड कर दिया और कहा कि हम कैचअप रूल है उसको भी खत्म कर दिया। कैचअप रूल क्या था? अजीत सिंह के केस में आया था। देखिए कैचअप रूल मतलब जो हमने हम बताया था ना कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी में एक व्यक्ति बाद में आता है नौकरी में जो बैकवर्ड क्लास का है, और वो फिर जब दोबारा प्रमोट होता है तो प्रमोट होने के बाद फिर वो जनरल कैटेगरी वाला व्यक्ति जो बाद में पहले ही नौकरी पा गया था, प्रमोशन होने के बाद में उसको प्रमोशन होता है, तो वो पहले वाली सीनियरिटी को एक्वायर कर लेगा। ये कैचअप रूल है। तो इस कैचअप रूल को अब खत्म कर दिया हमारे 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, क्या कैचअप रूल एंड एडेड क्या कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या है हमने पहले ही बता दिया था। आप लोग एक बार फिर से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि बार बार एक ही चीज बताने में टाइम बहुत कंज्यूम होता है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट वंस अगेन रिसाइटिंग या डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस है M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। तो हम यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह बची है, ये M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है। इसमें अभी तक जितने हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे सबको चैलेंज कर दिया। 77वां, 81, 82 और 85 सबको चैलेंज कर दिया। कहा कि सब गड़बड़ है ना? और सुप्रीम कोर्ट ने सबको इवेल्युएट करते हुए कहा कि नो, ऑल दीज अमेंडमेंट्स दैट हैज बीन मेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल आर वैलिड। ठीक है, तो हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, ऑल 77th, 81st, 82nd and
85th amendment valid but subject to 3 conditions that are given by this court, that is in the case of M. Nagaraj versus Union of India। मतलब जो हमारा 77वां संविधान संशोधन है, 81 संविधान संशोधन है, 82 संविधान संशोधन है, 85th संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सब वैलिड है, बट स्टेट विल हैव टू चेक सम checks and balances will have to be established by the state। वो checks and balances क्या है अभी हम बताते हैं। पहला क्या है कि डेमोन्स्ट्रेट द बैकवर्डनेस ऑफ द SC and ST। स्टेट विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, कहां पे लिखें, यहां पे लिख देते हैं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम थोड़ा सा रब करके लिखते हैं। ये इतने में ही लिखने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, मतलब क्या जो अभी तक हम जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका इंटेंशन देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन देना चाहती है ज्यादा से ज्यादा, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, बार बार उस पर कर्ब लगा रही है, रोक लगा रही है। क्यों? क्योंकि वो चैलेंज किया जा रहा है। तो अब हम अल्टीमेटली देखें कि अल्टीमेटली इस केस में एम नागराज के केस में क्या कहा, जो सबसे लास्ट वाला केस है, ये हमारा 5वां केस था और ये हमारा 6वां केस था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 3 बातें की, कही कि ठीक है आप रिजर्वेशन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 बातों का आप ध्यान दीजिए। वो 3 बातें क्या है, वो 3 बातें आप लिखिए। पहली चीज, स्टेट विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द बैकवर्डनेस। ठीक है, पहली चीज क्या कही, डेमोन्स्ट्रेट द बैकवर्डनेस। आपको मतलब स्टेट को रिजर्वेशन देने के लिए बैकवर्ड क्लास को ये दिखाना होगा कि यस हम देना चाहते हैं, बट वो स्पेसिफिकली बैकवर्डनेस उसको प्रूफ करनी होगी कि हाँ बैकवर्डनेस है। ठीक है, बैकवर्डनेस है तभी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब ये जनरल प्रोविजन नहीं है, अब ये स्पेशल हो गया। दूसरा क्या कहता है कि यू विल हैव टू प्रूव, यू मतलब स्टेट, प्रूव द inadequacy of SC and ST। जिसको हम नौकरी देना चाहते हैं, नौकरी में रिजर्वेशन देना चाहते हैं, उसके लिए हमको प्रूफ करना होगा कि उस पर्टिकुलर क्लास का कास्ट का क्या है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट सर्विसेज में। मतलब अगर उसका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट होगा तो हम उसको नहीं से दे सकते हैं रिजर्वेशन। तीसरी चीज क्या कही कि यू हैव टू मेंटेन द ओवरऑल इफिशियंसी फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। ओवरऑल CNC ना, ओवरऑल इफिशियंसी फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, मतलब उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आपको इफिशियंसी उसकी कम ना हो, ये भी देखना है। ठीक है, अब ये चीज हमारी 3 पॉइंट्स हो गए। कौन कौन सी? पहला कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करना हो, अगर आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं, 77वां संविधान संशोधन, 81वां, 82 और 85 सभी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या दिक्कत है कि 3 चीजें आपको प्रूफ करनी होगी। पहले यू विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द बैकवर्डनेस, आपको ये बताना होगा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बैकवर्डनेस। दूसरी चीज बतानी होगी, यू विल हैव टू प्रूव द इनएडिक्वेसी ऑफ द ST एंड ST, क्या वो उस पद जिसपे हम देने जा रहे हैं क्या उनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हमको ओवरऑल इफिशियंसी भी मेंटेन करनी होगी, दैट वाज प्रोवाइडेड अंडर 335 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ठीक है, एस बुनियाद कुमार जो केस में कहा गया था। ये 3 चीजें हैं और इसी के साथ हमारा आर्टिकल 16 अब कंप्लीट होता है। 16 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 16 के मेन प्रोविजन जो हमको डिस्कस करने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। 16(5) अभी बचा है, 16(6) बचा है। तो 16(5) और 6 एक लाइन में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। क्या है 16(5) में कि
हम जो रिलीजियस पोस्ट होते हैं, जैसे जो रिलीजियस पद होते हैं, जैसे प्रीस्ट का पद हो गया, मौलवी का पद हो गया, जो चर्च में बिशप्स होते हैं, इन पोस्ट के लिए ये सारी जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है ऊपर दी गई, ये सारी प्रक्रिया कोई भी मैटर नहीं करती है। मतलब दिस विल हैव नो रेफरेंस विद रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। प्रीस्ट को जिस व्यक्ति या जिस क्लास के व्यक्तियों को प्रीस्ट बनना अलाउड है वही लोग बनेंगे, मौलवी बनना जिन लोगों को अलाउड है वही लोग बनेंगे, या बिशप जिन लोगों को बनना अलाउड है इन अकॉर्डेंस विद दियर रिलीजियस रिक्वायरमेंट, वही उस पर लागू होगा। उस पर इन हमारे रिजर्वेशन के प्रोविजंस का कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। और हमारा 16(6) जैसा आप लोग देख पा रहे हैं क्या है, जो हमारे 103rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट द रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ये अभी रिसेंटली आया है हमारे यहाँ और अभी स्मूथली रन कर रहा है। देयर इज नो प्रॉब्लम अंडर दिस रिजर्वेशन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच for having a patience, and I would request you please like and subscribe my channel and share this lecture, because this lecture can help to the different class students. ठीक है, thank you.